हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व कर चुके हैं और यह इस श्रृंखला का चौथा प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान से संबंधित 150 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, जिससे ये पता चलता है कि हाँ, वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आप लोगों के लिए इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है। अगर इसमें कोई संशोधन चाहते हैं कि कोई और कंटेंट इसमें ऐड किया जाए तो भी बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन लाइक ज़रूर कर दिया करिए वीडियो को। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पादपों में स्टिग्मेस्टेरॉल, ऑर्गेस्टेरॉल और साइटोस्टेरॉल आदि विभिन्न प्रकार के स्टेरॉल पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से अति निकट सादृश्यता रखते हैं। इन पादप स्टेरॉल को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइटोस्टेरॉल। फाइटोस्टेरॉल के अंतर्गत ही ये सब आते हैं। देखिए, फाइटोस्टेरॉल के अंतर्गत स्टिग्मेस्टेरॉल, ऑर्गेस्टेरॉल तथा साइटोस्टेरॉल आते हैं, क्योंकि ये विभिन्न पादपों से ही प्राप्त करके विश्लेषित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक रूप से स्वयं न हो पाने की स्थिति में कृत्रिम वीर्य सेचन कराया जाता है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल शुक्राणु को। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन के साथ। ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदी पर समझौता जो हुआ था भारत और चीन के मध्य हुआ था, और यह कब हुआ था? 2013 में। नेक्स्ट, अनुवांशिक रूपांतरित जीएम फसलों में रूपांतरित अनुवांशिक पदार्थ किसके कारण होते हैं? नए लाभदायक डीएनए के आगमन, विद्यमान हानिकारक डीएनए का निष्कासन, आरएनए का आगमन या फिर नए विशेषकर या नए विशेषकों का आगमन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 1 2, 1 2 3, 3 4 और 1 2 4। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें देखिए, इसमें जो शामिल होते हैं नए लाभदायक डीएनए का आगमन, इसके भी शामिल किया जाता है। उसमें जो हानिकारक डीएनए मौजूद होते हैं जिस वजह से फसलों की उत्पादकता प्रभावित होती है, इसको निकाल दिया जाता है, ये भी शामिल है। और नए विशेषकों, जो किसी फसल की विशेषता होती है या गुणवत्ता होती है, उसको भी नए फसल का जो डीएनए आप कह सकते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसल बनाया जाता है, उसे में इसे भी शामिल किया जाता है। लेकिन इसमें आरएनए का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 और 4। नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्नलिखित रेलवे क्षेत्रों या जोनों में से किस एक का मुख्यालय मध्य समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई पर स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम रेलवे का। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हुबली में है। ऊंचाई कितनी है? 671 मीटर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ध्वनि का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। गैसों में अधिकतम और द्रव में कम होता है। ठोसों में अधिकतम होता है, द्रव में कम होता है। ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि का जो चाल है वह ठोसों में सबसे अधिक होता है और गैसों में सबसे कम होता है। नेक्स्ट, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट किसके अभिलाक्षण हैं या किसके उदाहरण हैं? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह काष्ठ स्थलाकृतियों के उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए कोई गुफा हो, ठीक है, मान लीजिए कोई गुफा है और यहाँ अगर कोई छेद हो, यहाँ से पानी जो टपकता है, पानी टपक रहा हो और यहाँ नीचे आकर के जमा हो रहा हो, यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। तो यह पानी गिरने से क्या होता है कि एक समय के बाद यह इसी रूप में जम जाता है, लटकते फॉर्म में जम जाता है। और यहाँ जो पानी नीचे गिरता है यह भी ऊपर, थोड़े ऊपर तक आकर के जम जाता है। इसके ऊपर वाले भाग को स्टेलेक्टाइट और नीचे वाले भाग को स्टेलेग्माइट कहा जाता है। ठीक है, और यह काष्ठ स्थलाकृति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? गैसों में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्य होती है।
20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य कहा जाता है। उच्च आयामों वाली ध्वनि तरंगों अपेक्षाकृत प्रबल होती हैं। उच्च श्रव्य आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें तीक्ष्ण होती हैं। बताइए कौन सही नहीं है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य तरंग नहीं कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि तरंगों को, कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य ध्वनि तरंग कहा जाता है, न कि पराश्रव्य ध्वनि तरंग। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके आमाप या व्यास के बढ़ते क्रम में सही रूप से दर्शाया गया है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी और यूरेनस। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के जो है इसमें महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाता है। जो इसका रासायनिक नाम होता है फिनोक्विनोन, और यह शरीर में इस विटामिन के अभाव से क्या होता है कि चोट लगने पर जो रक्त का स्त्राव होता है या ब्लड का जो बहना होता है वह रुकता नहीं है। वैसे क्या है कि चोट लगने पर एक समय के बाद, मतलब कुछ सेकेंड बाद जो है, यदि चोट बहुत गहरा ना हो तो कुछ सेकेंड के बाद वह बंद हो जाता है अपने आप। लेकिन जिन व्यक्तियों या जिन लोगों के शरीर में विटामिन के की कमी होती है, उन्हें चोट लगने पर खून का जो बहना है वह बंद नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक ज्वालामुखी मूल का है? रियूनियन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह या फिर मालदीव। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रियूनियन द्वीप जो है यह ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित द्वीप है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह पर्वतों का पानी में डूबा हुआ भाग है। लक्षद्वीप समूह जो है यह प्रवाल भित्तियों या कह सकते हैं प्रवालों से निर्मित द्वीप समूह है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन बी12 की कमी प्रणाली अरक्तता का कारण है। जंतुओं द्वारा विटामिन बी12 का संश्लेषण नहीं होता है, अतः मानवों को अपना संपूर्ण विटामिन बी12 अपने आहार के माध्यम से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन बी12 में कौन सा संकुलन धातु उपस्थित होता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोबाल्ट। कोबाल्ट आयन जो है विटामिन बी12 में पाया जाता है, और विटामिन बी12 का जो रासायनिक नाम है वह साइनोकोबालामीन होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अधिकांश कोयला और फेरस खनिज समूह विंध्य के दक्षिण में प्रायद्वीप में पाए जाते हैं। सेकेंड, प्रायद्वीपीय भारत कभी उस अंधी महाद्वीप का अंश था जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका सम्मिलित थे। पता है इसमें कौन सही सुमेलित है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही सुमेलित है लेकिन पहला गलत है। क्योंकि भारत में जो अधिकांश कोयला या फेरस खनिज पाए जाते हैं वह उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं, जिस पट्टी के अंतर्गत आते हैं छोटा नागपुर का पठार, झारखंड, ओडिशा का पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। ठीक है। और दूसरा सही है क्योंकि महाद्वीप स्टार्टिंग में, मतलब प्रारंभिक में भारत जो है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका इन सब का हिस्सा था। क्योंकि यह सभी जो है ना, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, यह सभी गोंडवाना लैंड के भाग थे और भारत भी गोंडवाना लैंड का भाग था। लेकिन इस समय के बाद उसमें विखंडन हुआ और यह जो है एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में अलग अलग दूरी पर विस्थापित हो गए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमारे शरीर में ग्लूकोज ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्बनिक अणु का एक प्रकार है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट का। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है। किसके? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, और यह हमारे शरीर की आवश्यकता की अधिकांश मात्रा की पूर्ति इसी से होती है। और पूछ लेता है कभी कभी, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से श्वसन द्वारा 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि 1 ग्राम ग्लूकोज के जलने से, या कह सकते हैं कि उसके ऑक्सीकरण से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान
कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर अंडमान द्वीप समूह में जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। नेक्स्ट, कोशिका का समस्त जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह निम्न में से किससे निर्मित होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका निर्माण जो है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से होता है। जीव द्रव्य जो जीवन का एक भौतिक आधार है, यह जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के माध्यम से संपन्न होती हैं और यह दो भागों में बांटा जाता है। इसे एक को कहा जाता है कोशिका द्रव्य, वह पदार्थ जो कोशिका के केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य रहता है, जिसमें अन्य कोशिकांग भी उपस्थित रहते हैं, ठीक है, तथा केंद्रक द्रव्य जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सामान्यतः 3 जनवरी को होने वाले रवि नीच पर पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। सामान्यतः 4 जुलाई को होने वाले रवि नीच पर पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। सामान्यतः 4 जुलाई को होने वाले सूर्योच्च पर पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है और सामान्यतः 3 जनवरी को होने वाले सूर्योच्च पर पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है। 3 जनवरी को होने वाले रवि नीच पर पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उपसौर और अपसौर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, मतलब ये है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी निकटतम होती है तब उसे हम उपभू कहते हैं, ठीक है, तब इसे हम उपभू कहते हैं। कब? जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है। और ये जो रवि नीच कह रहा है ना, इसका मतलब उपभू ही है, ठीक, तो याद रखिएगा। तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी जब निकटतम होती है तब हम लोग उसे उपभू कहते हैं, और जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी अधिकतम होती है, उनके मध्य की दूरी अधिकतम होती है, तब हम उसे अपभू कहते हैं। और इसी तरह जब पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी, ठीक है, सॉरी, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी जो है वह न्यूनतम होती है, तब उसे हम उपसौर कहते हैं, और जब अधिकतम होती है तब हम उसे अपसौर कहते हैं, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अपने किस योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग ने नोबेल पुरस्कार जीता था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकतम या अत्यधिक उपज वाली फसलों के विकास के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, किसी निकट दृष्टिदोष मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति को 1.25 डायोप्टर पावर है, 1.25 डायोप्टर पावर है, उसके लेंस की फोकस दूरी और स्वरूप क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 80 सेंटीमीटर और अवतल लेंस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घकालीन समुद्र तल परिवर्तन का कारण है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्फ चादरों का पिघलना। देखिए, वैश्विक तापन के कारण बर्फ चादरें जो है पिघल रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्या होगा कि समुद्र तल में या जल तल में वृद्धि होगी, जिससे जो छोटे द्वीपीय देश हैं उनकी अस्तित्व का खतरा है, या फिर से जो वहाँ पे कह सकते हैं बर्फ़ों में या आर्कटिक या अंटार्कटिक पे पाए जाने वाले जानवर हैं, जैसे भालू, वहाँ समुद्र वो बर्फीले भालू पाए जाते हैं, या रीछ, या फिर से पेंगुइन पाए जाते हैं, तो उनकी अस्तित्व के लिए भी खतरा है। तो जो कह रहा है कि एक दीर्घकालीन समुद्र तल परिवर्तन का कारण है वो है बर्फ चादरों का पिघलना। नेक्स्ट देखिए, 100 ग्राम द्रव्यमान का कोई बर्फ का टुकड़ा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलने के लिए इसे कितनी ऊष्मा मात्रा की आवश्यकता होगी? बर्फ पिघलने की गुप्त ऊष्मा का मान जो है वह 333.6 जूल ग्राम है, उसे आपको वह मान के इसे सॉल्व करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 33,360 जूल। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। लोहित, तीस्ता, सुबनसिरी, संकोश। उपरोक्त नदियों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में क्रमबद्ध रूप से स्थापित करना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे पहले जो आएगी तीस्ता, तीस्ता के बाद संकोश,
इसके बाद सुबनसिरी और फिर लोहित। और ये भी याद रखिएगा कि ये चारों नदियाँ जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, लोहित, तीस्ता, सुबनसिरी और संकोश। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित हार्मोनों में किस प्रकार का हार्मोन पेप्टाइड श्रृंखला द्वारा निर्मित होता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो है यह मानव शरीर में एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो पेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है और यह हमारे शरीर में रुधिर शर्करा अर्थात ग्लूकोज की मात्रा को नियमित करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है? उत्तर और दक्षिण गोलार्ध की जल मात्राओं में भिन्नता, ताप और दाब विभिन्नताएं, पृथ्वी का आनत अक्ष या पृथ्वी का घूर्णन अक्ष। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये पृथ्वी का जो आनत अक्ष है इसका मतलब ये है कि पृथ्वी का परिक्रमण गति, जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसका मतलब यही है। ठीक है, और यह पृथ्वी का घूर्णन गति जो है, पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है तो जो हवाओं का विक्षेपण है ना, वह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही हवाओं में विक्षेपण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कागज का जलना। कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि कागज को जलने के बाद हम पुनः कागज उसे बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। रासायनिक परिवर्तन का मतलब यही होता है कि जो अपना रूप बदलने के बाद पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में या रूप में न आ सके, उसका मतलब होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब ये है कि जिसके स्वरूप या रूप को परिवर्तित करने के बाद पुनः उसे उसके प्रारंभिक रूप में या अवस्था में लाया जा सके, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कागज जो जल रहा है, इसको पुनः हम कागज नहीं बना सकते जलने के बाद। वैसे जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण अगर हम देखें, जैसे जल से बर्फ के घनों का बनना, यह क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल में शक्कर का घुलना, मान लीजिए जल में अगर हम शक्कर या चीनी को घोल देते हैं, वह घुल जाएगा, लेकिन पुनः अगर हमें चीनी प्राप्त करना हो तो हमें क्या करना होगा? जल को अगर हम जला देंगे तो चीनी मिल जाएगा ना। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि रासायनिक परिवर्तन मतलब ये होता है जिसे हम पुनः प्रारंभिक अवस्था में न लाया जा सके उसकी अवस्था बदलने के बाद। ठीक है, और भौतिक परिवर्तन उसकी एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदलने के बाद उसे पुनः उसके प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सके, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यह इस आप लोग जो है इसे किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी चक्रवात अक्ष पर क्या होता है? अप्रसामान्य उच्च ताप और निम्न दाब, अप्रसामान्य निम्न ताप और दाब, निर्मल आकाश और न्यूनतम ताप, घना मेघ अनाच्छादन और निम्न दाब। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्मल आकाश और न्यूनतम ताप। चक्रवात अक्ष ही, चक्रवात अक्ष मतलब जान रहे हैं? मान लीजिए ये चक्रवात आ रहा है, ठीक है, ये चक्रवात आ रहा है, ये इसके बीच वाले भाग में जिसे चक्रवात की आँख कहा जाता है, यहाँ पे जो वायु की गति होती है या फिर से कह सकते हैं कि उसका वेग होता है वह बहुत कम होता है, मतलब शांत क्षेत्र होता है। ठीक है, और यहाँ का तापमान भी क्या होता है? न्यूनतम होता है। ठीक, बाकी तो ये चक्रवात हैं, इधर इधर इसकी तीव्रता जो है ज़्यादा होगी, लेकिन बीच वाला जो भाग है जिसे हम लोग चक्रवात की आँख भी कहते हैं, यह शांत क्षेत्र होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अम्लीय वर्षा चूना पत्थर से बनी इमारतों से अभिक्रिया करती है, सल्फ्यूरिक कोयले का दहन अम्लीय वर्षा में भागी हो सकता है, प्रदूषण को नियंत्रण के लिए सुपोषण एक प्रभावी युक्ति है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है जबकि 3 गलत है। नेक्स्ट, दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य उसके दक्षिण ध्रुव के ध्रुव प्राबल्य की अपेक्षा अधिक होता है। जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पृथक हो जाते हैं। जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो नए दंड चुंबक बन जाते हैं। किसी दंड चुंबक के ध्रुव परिमाण में असमान और प्रकृति में विपरीत होते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जब किसी दंड चुंबक को
उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो नए दंड चुंबक बन जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में रासायनिक उद्योग के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? रासायनिक उद्योग भारत में प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। रंजक द्रव्य सेक्टर रासायनिक उद्योग का एक महत्वपूर्ण खंड है। वस्त्र उद्योग में रंजक द्रव्य की सर्वाधिक खपत होती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हाइड्रोजन एक तत्व है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। बताइए इसका सही आंसर कौन कौन सा जो है सही नहीं है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं है। यह गलत है क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बाकी तीनों सही हैं। हाइड्रोजन एक तत्व है और यह सबसे हल्का तत्व होता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक विस्फोटक बनाते हैं। इन दोनों का मिश्रण विस्फोटक पदार्थ बनाता है। नेक्स्ट देखिए, अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक और अनुसंधान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अंटार्कटिका में पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन जो है वह दक्षिण गंगोत्री है। दक्षिण गंगोत्री का अब पूर्ण बेस और संक्रमण शिविर के रूप में उपयोग होता है। मैत्री स्टेशन वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए पूरे वर्ष मानव संचालित रहता है। मतलब यहाँ पर पूरे वर्ष जो है मानवीय गतिविधियाँ होती रहती हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं समान हो सकती हैं। किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न हो सकती हैं। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सही नहीं है। बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, ये देखिए मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान स्पेशल यह प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सब जो है जैसे हमें जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री, फिजिक्स से जुड़े प्रश्न मिल रहे हैं, यह उससे रिलेटेड है। तो इसमें आपको क्वेश्चन वही देखने को मिलेगा। ठीक है, और वैसे आप लोग देखिएगा कि यूपी पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं या पूछते रहे हैं और हर साल पूछते जाते हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम लोग केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर से पॉलिटी उसको तैयार करते हैं तो उससे भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसके लिए यह है कि हमारे सारे पोर्शन जो हैं, सारे सब्जेक्ट ठीक ठाक तैयार होने चाहिए, जिससे उसमें जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम अच्छे से कर लें। ठीक है, इसलिए जो है सेक्शन वाइज ये सारे आप लोगों के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। घरेलू और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए संश्लिष्ट रबड़ ने प्राकृतिक रबड़ का स्थान ले लिया है। इसके पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य कारण है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, संश्लिष्ट रबड़ के लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति कंक्रीट की किसी मजबूत दीवार के पास धातु की घंटी बजाता है, वह 0.3 सेकेंड के पश्चात उसकी प्रतिध्वनि सुनता है। यदि ध्वनि 340 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गमन करती हो तो उस व्यक्ति से दीवार की दूरी क्या होगी? यह तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 51 मीटर। नेक्स्ट, अफ्रीकी एशियाई पुनरुत्थान विषय पर बार्डुंग सम्मेलन जो 1955 में हुआ था, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बार्डुंग सम्मेलन इंडोनेशिया, म्यांमार, सिलोन, श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें विश्व की आधी से ज़्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 29 देशों ने प्रतिनिधि अपने भेजे थे। इस सम्मेलन ने पांचों प्रायोजकों के इस असंतोष को प्रतिबिंबित किया कि एशिया को प्रभावित करने वाले निर्णयों के विषय में उनसे परामर्श करने में पश्चिम शक्तियों की अनिच्छा है। यह सम्मेलन चीनी जनवादी गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव से चिंतित था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है, पहला गलत है। ठीक, क्योंकि अफ्रीकी एशिया पुनरुत्थान विषय बार्डुंगा जो इंडोनेशिया में स्थित है, इसका जो पहला बृहद स्तरीय सम्मेलन हुआ था वह 1955 में हुआ था। और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था
वह एशिया में चीन तथा अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को कम करना और एशियाई मुद्दों पर एशिया के विभिन्न देशों का शामिल किया जाना, इसको मुख्य भूमिका इसमें निभाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्नलिखित लोकप्रिय पर्वतीय स्थानों को मध्य समुद्र तल से उनकी ऊंचाई के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले आ जाएगा आपका ऊटी, ठीक, फिर आ जाएगा शिमला, उसके बाद दार्जिलिंग, फिर मसूरी। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विद ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया था। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अमलानंद घोष ने। 1965 ईस्वी में अमलानंद घोष ने राजस्थान की सोथी संस्कृति का गहन अध्ययन किया और इन्होंने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा के बीच समानताओं को सर्वप्रथम निरूपित किया था या पता लगाया था उसका। नेक्स्ट देखिए, हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने व्यक्ति और साथ ही समाज के लिए उत्तम जीवन की संकल्पना का निरूपण किया। हिंद स्वराज भारत में औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध गांधी जी के लंबे संघर्ष से प्राप्त अनुभव का परिणाम था। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है जबकि दूसरा गलत है। हिंद स्वराज जिसकी रचना इन्होंने 1909 ईस्वी में की थी, यह महात्मा गांधी के व्यक्ति एवं समाज दोनों को उत्तम जीवन की संकल्पना का निरूपण है। वे आत्मनियंत्रण की बात करते हैं, किंतु हिंद स्वराज भारत में औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध गांधी जी के लंबे संघर्ष से प्राप्त अनुभव का परिणाम नहीं था, क्योंकि जो गांधी जी खुद 1915 में तो भारत आए थे और हिंद स्वराज की रचना जो है इन्होंने 1909 ईस्वी में कर दी थी। ठीक है, और भारत को आज़ादी कब मिली थी, 1947 में मिली थी। तो यह जो है हिंद स्वराज, अगर हम ये कहें कि हिंद स्वराज औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध गांधी जी के लंबे संघर्ष से प्राप्त अनुभव है, तो इनको ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनको अनुभव जो प्राप्त होगा वह हिंद स्वराज की रचना के बाद प्राप्त होगा। ठीक है, जबकि अनुभव प्राप्ति के बहुत समय पहले ही गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना कर दी थी। ठीक है, इससे पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी जो है राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इन सबका गठन जो है कानून के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, और यह वैधानिक निकाय है। यह क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे, बहुत से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन ऐसे यूपी पीसीएस में पूछता है, कौन से संवैधानिक आयोग है, कौन सांविधिक आयोग है। ठीक है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों में ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इनका गठन कानून के अंतर्गत किया गया है। अतः यह क्या है, वैधानिक निकाय है। जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका प्रावधान किस में किया गया, अनुच्छेद 338 ए में। इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 338 ए में किया गया है। ठीक है, और यह एक संवैधानिक निकाय है। और अगर इसकी स्थापना से संबंधित पूछ ले तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो स्थापना हुआ था या गठन किया गया था वह 1992 में किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो है वह किया गया था 1992 में, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो किया गया था वह 1993 में। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का, और 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। यह तीनों वैधानिक निकाय हैं, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका प्रावधान अनुच्छेद 338 ए में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लपुरम स्थित शोर मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, एलोरा स्थित जो कैलाश मंदिर है और मामल्लपुरम स्थित शोर मंदिर, यह द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है। कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों द्वारा और शोर मंदिर पल्लवों द्वारा, इन दोनों के
संरक्षण में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो यह पूछ सकता है कि कैलाश मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया है, या फिर इसे मामल्लपुरम मंदिर किन शासकों द्वारा निर्मित किया गया है। तो कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था और मामल्लपुरम स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण पल्लवों द्वारा कराया गया था। ठीक है, और कैलाशनाथ मंदिर जो है वह एकाश्म मंदिर है, अर्थात एक ही पत्थर को काट करके मंदिर का निर्माण किया गया है। सूर्य मंदिर क्या है, यह भी पाषाण से निर्मित मंदिर है। मतलब इन दोनों में समानता ये है कि दोनों पत्थरों से निर्मित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका या किनका राजपूत चित्रकला में चित्रण नहीं किया गया है। कृष्ण की कथाओं का, राग और रागिनियों का, बाबर के कार्य, हमजा के कार्य। पता है इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमजा के कार्य और बाबर के कार्यों का इसमें उल्लेख नहीं है, जबकि कृष्ण की कथाओं और राग रागिनियों का इसमें उल्लेख किया गया है। जैसे राजपूत चित्रकला शैलियों में मुख्य रूप से हिंदू धर्म से संबंधित पौराणिक विषयों को इसमें स्थान दिया गया है, जिसमें बारहमासा, राग माला, गीत गोविंद, राधा कृष्ण की लीलाएं आदि इन सब शैलियों को प्रमुख रूप से इसमें चित्रित किया गया है। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने को प्राथमिकता दी गई थी। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1969 से 1974 था। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें अस्थिरता का दौर था और इस पृष्ठभूमि में बने चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को कम करना और आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिनव गुप्त ने तंत्रलोक नामक एक व्यापक प्रबंध लिखा जो कुल और त्रिक तंत्रों की शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। 8वीं शताब्दी के आसपास गुजरात में हरिभद्र सूरी द्वारा लिखित समरैच कहा तकनीकी रूप से कोई तांत्रिक कृति नहीं है, परंतु तांत्रिक विचारों और प्रथाओं से सराबोर है। पता है इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। नेक्स्ट, फिलिप वक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच परस्पर प्रतिलोम संबंध या ट्रेड ऑफ दर्शाता है। फिलिप वक्र का अधोमुखी ढलवा वक्र सामान्यतः केवल अल्पकाल के लिए ही प्रमाणित होता है। दीर्घ काल में फिलिप वक्र को सामान्यतः बेरोजगारी की त्वरणहीनता या त्वरणहीन मुद्रास्फीति दर पर क्षैतिज समझा जाता है। बताइए सही आंसर क्या होगा। केवल 1, 2 और 3, 1 और 2, 1, 2 और 3। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 सही है जबकि 3 गलत है। फिलिप वक्र जो है ना, यह बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, और फिलिप वक्र जो है देखिए, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ जो बनता है ऐसे बनता है। ठीक है, एक तरफ बेरोजगारी जो है वह भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, और इधर क्या है, मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है। ठीक, तो इसका जो ग्राफ बनता है ऐसे बनता है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से द्रव्यवत प्रपत्र का उदाहरण है। कोष पत्र, क्रेडिट कार्ड, बचत खाते तथा अल्पावधि जमाएं, खुदरा मुद्रा बाजार की म्यूचुअल फंड। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश यूरेशियाई आर्थिक संघ का सदस्य नहीं है। यूरेशियाई आर्थिक संघ सदस्य का देश नहीं है उज्बेकिस्तान, जबकि बेलारूस, रूस और कजाकिस्तान इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अर्थशास्त्र में प्रतिरोधी व्यवहार द्वारा जोखिम के परिहार की तकनीक के लिए एक प्रयुक्त होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हेजिंग करना। हेजिंग जोखिम को कम करने के लिए प्रतिरोधी व्यवहार का सहारा लेने की तकनीक है। हेजिंग निवेश का एक ऐसा माध्यम है जिसमें किसी परिसंपत्ति के मूल्य में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन के जोखिम को कम किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट किया गया था। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2003 में। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस वर्ष संशोधन करके जोड़ा गया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए,
86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम प्रांत वर्ष 1911 में सृजित किया गया था। 1874 में असम के अंतर्गत 11 जिले बंगाल की लेफ्टिनेंट गवर्नर में से पृथक कर दिए गए और एक चीफ कमिश्नर के अधीन स्वतंत्र प्रशासन के रूप में स्थापित किए गए। पता है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? फायान का गाओ शेह फायान झुआन भारत में बौद्ध स्थलों और प्रथाओं का अद्यतन आंखों देखा चीनी विवरण था। यह ग्रंथ लिखते समय फायान सिर्फ 25 वर्ष का था। फायान के भारत आने का प्रमुख उद्देश्य उन ग्रंथों को प्राप्त करना और वापस ले जाना था जिनमें मठ के नियम अंतर्विष्ट थे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। 1 और 3 सही है, 2 गलत है, क्योंकि जिस समय फायान भारत आया था इसकी उम्र 25 वर्ष नहीं थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुक्मिणीदेवी के स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख अशोक के धम्म का सुस्पष्ट विवरण देता है। निगाली सागर शिलालेख अशोक द्वारा कोडगमन स्तूप की यात्रा किए जाने के तथ्य का अभिलेख करता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि रुक्मिणीदेवी स्तंभ लेख में अशोक द्वारा कर माफी का उल्लेख किया गया है, जबकि इसमें क्या कह रहा है कि रुक्मिणीदेवी स्तंभ लेख में अशोक के धम्म का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, जबकि ये गलत है। रुक्मिणीदेवी स्तंभ लेख में अशोक द्वारा कर माफी जो की गई थी उसका विवरण दिया गया है। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कराधान का भुगतान के सामर्थ्य का सिद्धांत यह मानता है कि लोग करों की जिस राशि का भुगतान करते हैं वह उनकी आय या संपत्ति के सापेक्ष नहीं होना चाहिए। कराधान का हित लाभ सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्तियों पर कर सरकारी कार्यक्रमों से उन्हें मिलने वाले हित लाभ के अनुपात में लगाया जाना चाहिए। तीसरा, वर्तमान कर धनी परिवारों से कर का जितना भाग लेता है निर्धन परिवारों से उसकी अपेक्षा अधिक भाग प्राप्त करता है। चौथा, अप्रत्यक्ष करों का लाभ यह है कि वे अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं और आसानी से उगाए जाते हैं। पता है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2 और 4 सही हैं, 3 सही नहीं है, क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनसे कर की प्राप्ति जो है वो ज़्यादा होती है, जो निर्धन है उनसे कम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत पूछा है। मजदूरी बोर्ड त्रिपक्षीय स्वरूप के होते हैं जिसमें कामगारों, नियोक्ताओं और स्वतंत्र सदस्यों में से प्रतिनिधि होते हैं। पत्रकारों और गैर पत्रकारों के मजदूरी बोर्ड के सिवाय अन्य सभी मजदूरी बोर्ड सांविधिक स्वरूप के होते हैं। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने मजदूरी बोर्ड की उपयोगिता के विरुद्ध अनुशंसा दी थी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 2 सही है, मतलब 2 जो है वो गलत है, बाकी पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 की संवैधानिक वैधता को अनुमोदित किया गया था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दनियाल लतीफ़ी बनाम भारत संघ में। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति को विशिष्ट जानकारी पाने के लिए मंत्रिपरिषद को संबोधित करने का और संदेश भेजने का अधिकार है। राष्ट्रपति विधान विषयक प्रस्तावनाओं से संबंधित जानकारी मांग सकता है। संघ के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित किए जाने चाहिए। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों ऑप्शन सही हैं। विजयनगर साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही है? राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया था। शासकों ने देवताओं के साथ अपनी घनिष्ठ संलग्नता इंगित करने के लिए हिंदू सूरत्राण उपाधि का प्रयोग किया था। सभी राजसी आदेशों पर कन्नड़, संस्कृत और तमिल में हस्ताक्षर किए जाते थे। राजसी आकृति मूर्ति अब मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि विजयनगर साम्राज्य
जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1336 ईस्वी में। और यह मध्यकाल में पहला हिंदू राज्य था। और इस साम्राज्य की जो दरबारी भाषा थी वह तेलुगु थी, ठीक है, न कि कन्नड़, संस्कृत और तमिल। इसमें जो भी हस्ताक्षर किए जाते थे वो तेलुगु भाषा में किए जाते थे, न कि इन भाषाओं में। बाकी तीनों जो हैं वो सही हैं, 1, 2 और 4। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में एकता का क्या अर्थ है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सैन्य अधिकारियों को समानुदेशित विभिन्न प्रादेशिक इकाइयों से प्राप्त भू राजस्व। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सुसज्जित नहीं है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबरनामा। जबकि हमजानामा, रज्मनामा और तारिक अल्फी, यह तीनों किताबों का संबंध अकबर के दरबार से है, जबकि बाबरनामा का संबंध अकबर के दरबार से नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है? बिजली, राष्ट्रीय रक्षा, प्रकाश स्तंभ या सार्वजनिक उद्यान। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजली। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा का उद्देश्य नहीं है? निजी शिक्षा संस्थानों की समग्र गुणवत्ता को बेहतर बनाना, संबंधन शैक्षिक और परीक्षा व्यवस्थाओं में सुधार सुनिश्चित करना, उच्चतर शिक्षा तक पहुँच में क्षेत्रीय असंतुलन को सुधारना, शीघ्र और नवप्रवर्तन हेतु स्वयं को समर्पित करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सामर्थ्यकारी माहौल निर्मित करना। बताइए इसका उद्देश्य क्या नहीं है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, निजी शिक्षा संस्थानों की समग्र गुणवत्ता को बेहतर करना। यह इसका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये रूसा कार्यक्रम जो है वह सरकारी स्कूलों के लिए लाया गया था, न कि निजी स्कूलों के लिए। बाकी तीनों बी, सी और डी सही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में से नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा उद्योग और निर्यात जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना। यह इसके उद्देश्यों में शामिल नहीं था। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा उद्योगों और निर्यात की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था। इस योजना में भारत का मुख्य बल क्या था? औद्योगिकरण पर था, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में निवारक निरोध के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? निरुद्ध व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 4 और 5 में उल्लिखित अधिकारों के सिवाय कोई अधिकार नहीं है। निरुद्ध व्यक्ति को निरोधादेश को इस आधार पर चुनौती देने का अधिकार है कि जब निरोधादेश पारित किया गया था वह उससे पहले से ही जेल में था। निरुद्ध व्यक्ति इस आधार पर जमानत का दावा कर सकता है कि वह मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना ही 24 घंटे से अधिक कारागार में रह चुका है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही नहीं है, बाकी फर्स्ट और सेकेंड सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल नीति 2013 कितनी आयु के नीचे प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक बालक को प्राप्त है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह अधिकार प्राप्त है। लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निरहरित, मतलब उसे जो है अयोग्य नहीं हो सकता यदि वह सदस्य है किसका? जिस राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आया था या आई थी उससे स्वैच्छिक रूप से अपनी सदस्यता छोड़ देता है। जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या हुई थी उसे निष्कासित कर दिया जाता है। एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होने के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेना या फिर अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत मतदान से प्रवृत्त करना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि राजनीतिक दल द्वारा उसे सदस्य को निष्कासित किया जाता है तो वह लोकसभा की सदस्यता उसकी निर्हर या कह सकते हैं कि खत्म या समाप्त नहीं होगी। अन्य तीनों कंडीशन में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ए, सी और डी से संबंधित अगर कोई कार्य वह करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मॉनिटर किए जाने वाला लक्ष्य नहीं है? 2017 तक 100 बाल लिंगानुपात, ये क्वेश्चंस पुराना है, छोड़ दीजिए इसे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित भाषाओं में से किस एक को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं दी गई है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी उसमें शामिल नहीं है, जबकि उर्दू, नेपाली और संस्कृत यह तीनों भाषाएं उसमें शामिल हैं। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? विटामिन ए रिकेट्स, विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन सी स्क्रबी। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B1 से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी से स्क्रबी, विटामिन सी की कमी से स्क्रबी। रिकेट्स रोग जो है वह विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है, न कि विटामिन ए की कमी से। हजारा राम मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयनगर में। यह हजारा राम मंदिर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में बनवाया गया था और यह मंदिर कर्नाटक के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी राजा कृष्णदेवराय द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। हजारा राम मंदिर का निर्माण विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय द्वारा कराया गया था। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, परिणामी बल के। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में संकलित लेखों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उनमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए उपहारों का अभिलेख है। वे एक व्यक्ति के कार्य के सराहनीय परिणामों का अन्य व्यक्ति में अन्यारोपण होने के विचार के बारे में बताते हैं। बताइए इसमें कौन सही है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। किसी गर्म आतप दिवस के पश्चात लोग छतों पर जल छिड़कते हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जल छत के आसपास की वायु की ऊष्मा को तुरंत अवशोषित करने में सहायक होता है, इसलिए जो है जल छिड़कते हैं। हृदय वाहिका रोग और अति रक्तदाब के खतरों का सामना कर रहे व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? कौन एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन HDL। हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निम्न हिमालय का। देखिए लघु हिमालय के आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय के आंतरिक हिमालय, निम्न हिमालय या मध्य हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो मध्यवर्ती भाग है वह दक्षिण पूर्व दिशा से उत्तरी पाकिस्तान, उत्तर भारत, नेपाल, सिक्किम और भूटान तक यह फैला हुआ है, जिसमें श्रृंखला बृहद उत्तर में है, फिर शिवालिक या बृहद दक्षिण में हिमालय श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। लघु हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, नाग, टिब्बा और धौलाधर और पीर पंजाल। नागा, टिब्बा, धौलाधर और पीर पंजाल जो सुदूर उत्तर स्थित उच्च हिमालय श्रेणियों में प्रस्फुटित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रेशर कुकरों का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको ऊष्मा का कुचालक बनाया जाना चाहिए। इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बैकेलाइट। भारत की लेटराइट मृदाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेटराइट मृदाएं सामान्यतः लाल रंग की होती हैं। लेटराइट मृदाओं में नाइट्रोजन और पोटास की प्रचुरता होती है। लेटराइट मृदाएं राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सुविकसित हैं। इस मृदा में टैपियोका और काजू की उपज होती है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 4 सही हैं, 2 और 3 गलत हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और पोटास की प्रचुरता जो बोल रहा है नहीं पाया जाता है, और जो कह रहा है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है ये भी गलत है, क्योंकि लेटराइट मृदा यहाँ नहीं पाया जाता है। यह मूल रूप से जो पाया जाता है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों में यह पाया जाता है, जिसमें चाय, सिनकोना, कहवा, टैपियोका और काजू की कृषि होती है। और इसमें जो है लैटराइट मृदा में लौह ऑक्साइडों और पोटास की मात्रा अधिक होती है, न कि नाइट्रोजन और पोटास की। नेक्स्ट,
मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस उत्पाद के लिए प्रयुक्त होता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पीड़कनाशी के लिए। भूमध्य सागरीय और मानसून जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा शीतकाल में होती है, जबकि मानसून जलवायु में यह अधिकतर ग्रीष्मकाल में होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु में मानसून जलवायु की अपेक्षा तापन का वार्षिक परिसर अधिक होता है। दोनों ही जलवायु में वर्षा ऋतु और शुष्क ऋतु होती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है, तीसरा गलत है। पादपों और प्राणियों में प्रवर्धन के लिए जनन द्रव्य जर्म प्लाज्मा की आवश्यकता होती है। जनन द्रव्य क्या है? यह है अनुवांशिक संसाधन, मतलब इसका ए आंसर जो है सही हो जाएगा, यह अनुवांशिक संसाधन है। डेंगू विषाणु किसके द्वारा रोगी के रक्त में पट्टिकाणु गणना को कम करने के लिए जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अस्थिमज्जा में पट्टिकाणुओं के उत्पादन की प्रक्रिया में व्यतिकरण करना, एंडोथेलियम कोशिकाओं में संक्रमण करना, पट्टिकाओं के साथ बंद कर। इसका 79 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, ठीक है। ये उसमें ऑप्शन गलत दिया है, सी हो जाएगा 2 और 3, जिसके मतलब प्रजनन के लिए बीज या तंतु, अंड और शुक्राणु आधान, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन सेकेंड। दो निकाय तापीय साम्य में कहे जाते हैं यदि और केवल यदि क्या हो, उनके बीच कोई ऊष्मा प्रवाह न हो। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण भुगतान के उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बेरोजगारी भत्ता, वेतन का भुगतान, सामाजिक सुरक्षा भुगतान या वृद्धावस्था पेंशन, यह अंतरण भुगतान का उदाहरण नहीं है। अंतरण भुगतान से तात्पर्य है ऐसा भुगतान जो बिना किसी सेवा या वस्तु के विनिमय के बदले किया जाता है। यह भुगतान मुख्यतः सरकार द्वारा किया जाता है और इसके अंतर्गत सहायता, सामाजिक सुरक्षा व सब्सिडी आदि आते हैं। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तुओं, मृदा धातु, आभूषणों आदि के बनाने में होता है। इसको यह नाम देने का कारण क्या है? इसको यह नाम देने का कारण है कि यह देखने में चांदी जैसा प्रतीत होता है। सिख संघ के बारह राज्यों को क्या कहा जाता था? सिख संघ के बारह राज्यों को मिस्र कहा जाता था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? समान कॉमन सिविल संहिता आदर्श भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में उपवर्णित किया गया है। कुछ विषयों में भारत में उच्च न्यायालयों की सर्वोच्च न्यायालय से अधिक विस्तृत शक्तियां दी गई हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश के लिए प्रथम पूर्ण रूप से स्वतंत्र न्यायालय भारत के संविधान के अधीन 1950 में स्थापित किया गया था। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के लिए स्वतंत्र रूप से तो 1950 में ही, भारत की आज़ादी के बाद इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। भारत के लिए देखिए, भारत के लिए स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान के अधीन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1960 को की गई थी। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 6ठी अनुसूची का। यूआईडी या आधार कार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत के सभी निवासियों के लिए पहचान का 12 अंकों का एक अनन्य रूप है। यह व्यक्ति की जैवमितीय सूचना के साथ एक पहचान संख्या है। यह एक राष्ट्रीय पहचान और नागरिकता कार्ड है। इसका जो सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, लेकिन आधार कार्ड को नागरिकता पहचान या नागरिकता कार्ड नहीं हम मान सकते, ठीक है। तो 1, 2 सही है, तीसरा गलत। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कैग पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक पद धारण करता है। वह 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर
यदि ऐसे 6 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले हो पद रिक्त कर देगा। कैग की शक्तियां भारत के संविधान से व्युत्पन्न होती हैं। कैग मंत्री परिषद और मंत्री परिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक बहुसदस्यीय निकाय है। कैग को सिद्ध कदाचार या क्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा समावेदन किए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2 और 4 सही है जबकि 3 गलत है, क्योंकि कैग प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है। इसकी जो नियुक्ति अनुच्छेद 148 में इस कैग के बारे में प्रावधान किया गया है, जो केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और उनके द्वारा नियंत्रित संस्थानों के आय व्यय की जांच करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष होता है और इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा कदाचार क्षमता के प्रस्ताव से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 और 3 सही है जबकि तीसरा गलत है। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन सी, यूएनडीपी द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। गुप्त शासकों के सिक्कों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मुख्य भाग और पृष्ठ भाग दोनों पर केवल राजा का चित्र और तिथि होती थी। मुख्य भाग और पृष्ठ भाग दोनों पर केवल किसी देवता की प्रतिमा और तिथि होती थी। मुख्य भाग पर समानांतर राजा का चित्र और पृष्ठ भाग पर किसी देवता की प्रतिमा या कोई कथानक रूढ़ी होती थी। मुख्य भाग पर समानांतर राजा का चित्र और पृष्ठ भाग पर हमेशा तिथि होती थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मुख्य भाग पर राजा और उसके पिछले हिस्से पर किसी देवता की आकृति को अंकित किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन विश्व खाद्य पुरस्कार, ये तो पुराना क्वेश्चन है। प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्राह्मणों को अनुदान में दी गई भूमि को अग्रहार भूमि कहा जाता था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक न्यायपीठ के निम्नलिखित में से किस एक निर्णय में मृत्युदंड अधिनिर्णय करने के लिए विरलों में विरलतम सिद्धांत को पहली बार अधिकथित या अपनाया गया था। विरलों में विरलतम सिद्धांत को पहली बार अपनाया गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में। शिशु किशोर और तरुण किसकी योजनाएं हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड अर्थात मुद्रा की। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रेट किस आदेश से संबंधित है। न्यायिक और न्यायीकरण प्राधिकरण के खिलाफ दिए गए आदेश से। अवर न्यायालय को किसी विशिष्ट मामले में जहां उसे विचार करने की अधिकारिता नहीं है कार्रवाई करने से रोकना। किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद को जिसके लिए वह हकदार नहीं है धारण करने से रोकना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 और 2 सही है जबकि 3 गलत है। तीसरा जो है किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद को धारण करने से रोकना, यह जो है अधिकार परीक्षा रीट के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्त करने और हटाने की शक्ति होती है। अध्यक्ष को अपने कार्यकाल के कृत्यों का निर्वहन अपने पूरे कार्यकाल के दौरान स्वयं करना होता है और वह स्टेशन से अपनी अनुपस्थिति या अपनी बीमारी के दौरान अपने कृत्यों को उपाध्यक्ष को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित समुद्रगुप्त का गुण नहीं है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निपुण मूर्तिकार, यह नहीं, जबकि तीक्ष्ण और परिष्कृत बुद्धि, उत्कृष्ट संगीत प्रस्तुति, प्रतिभाशाली काव्य निपुणता, यह तीनों समुद्रगुप्त के गुण है जबकि निपुण मूर्तिकार यह नहीं है।
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर बताइए क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तम शासन के लिए सांस्थानिक व्यवस्था में सुधार लाने से संबंधित है। नेक्स्ट, कामंदक के नीतिसार का योगदान किस विषय में है? राजनीतिक नैतिकता में। भास्कर का लीलावती किस विषय का मानक मूल ग्रंथ है? यह गणित का मानक मूल ग्रंथ है। मुख्य धारा अर्थशास्त्र में प्रयुक्त होने वाली दक्षता और संकल्पना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। परेटो दक्षता, परेटो इष्टतमता और विनियोजी दक्षता सभी अनिवार्य रूप से एक ही चीज़ है जो संसाधन विनिधान में दक्षता द्योतक होते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों ऑप्शन सही हैं। भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच फीपिक का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है वो जयपुर में हुआ था। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्ति होती है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है जबकि 3 गलत है। निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए थे? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। इन तीनों लोगों के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और इसमें यह फेल भी हुए थे। भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति को विशेष मामले में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तभी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है, क्योंकि यह जो अध्यादेश जारी किया था वह संसद के सत्र न चलने की स्थिति में और राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होती है, तो यह दोनों गलत है। और अब तो यह चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया है क्योंकि जो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नियुक्त वो किया जाता था नाम निर्देशित, उसे हटा दिया गया है। गोरखनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? जोगी। गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समय में थे या कनिष्क के दरबारी कवि थे? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा नागार्जुन, वसुमित्र और अश्वघोष, ऑप्शन ए। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा फाइलेरिया रोग होता है कीट द्वारा। मिर्गिया एपिलेप्सी यह क्या है? यह एक अनुवांशिक रोग है। और आर्द्र ज्वर क्या है? यह जलवाहित है। और गलसुआ या मम्स यह सांसर्गिक है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। वायुमंडल की जो परत रेडियो संचार को संभव बनाती है वह कौन सी है? वो है आयन मंडल या आयनोस्फीयर। भारत में रबी के दौरान फसलों के निम्नलिखित समूहों में से किसको उगाया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, गेहूं, जौ और चना को। मनुष्य के मस्तिष्क के किस भाग में स्मृति रहती है? वह निम्नलिखित में से कौन सी है? वह है अनुमस्तिष्क, उसे कहा जाता है। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। इसका जो हो जाएगा मीराबाई हिंदी और त्यागराज जो है वह कन्नड़ भाषा के कवि थे और चंडीदास जो हैं यह बांग्ला भाषा के कवि थे और पुरंदरदास तेलुगु भाषा के। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी।
मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी भी एक जीवधारी है क्योंकि वह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। पोषक कोशिका श्वसन को अस्त व्यस्त कर सकती है, स्वतः प्रजनन कर सकती है या पोषक में रोग उत्पन्न कर सकता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह स्वयं प्रजनन कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। विटामिन है और उस विटामिन से होने वाली रोग है। इसका हो जाएगा विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्क्रबी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय रिजर्व बैंक एक क्या है, वाणिज्यिक बैंक, केंद्रीय बैंक, सहकारी, अग्रणी। भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है। उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किन्हें रोकती है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को। मैक संख्या का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी चाल से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विमानों की चाल को मैक में मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वेत रक्त कणिका या श्वेत रुधिर कोशिका। ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गतिहीन स्फीति, या फिर इसे स्टैगफ्लेशन या गतिहीन स्फीति भी कहा जाता है। ठीक है। एक औपचारिक संगठन की आधारभूत विशेषता है मानव तथा प्रतिष्ठा, भूमिकाएं तथा कर्तव्य, नियम तथा विनिमय, प्रभुत्व तथा आधिपत्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नियम तथा विनिमय। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। राजेंद्र शाह, नरेश लेहन, और इधर दिया है अजीम प्रेमजी और जगदीश खट्टर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 5 है, बी का 4, ठीक, सी का 2 और डी का 3। जगदीश खट्टर, ऑटोमोबाइल उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जबकि भारत डायनोमिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और मिश्र धातु निगम लिमिटेड यह रक्षा क्षेत्र से संबंधित है, जबकि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड रक्षा क्षेत्र से इसका संबंध नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। रक्षा प्रशिक्षण संस्थान और उसके स्थान कहाँ पे स्थित है यह दिया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सेना शारीरिक प्रशिक्षण महू, सेना शारीरिक प्रशिक्षण महू, यह है आपका पुणे में। और रक्षा प्रबंधन कॉलेज यह है सिकंदराबाद में। और नौसेना इंजीनियरिंग कॉलेज है देहरादून में। और दूर संचार इंजीनियरिंग सेना है डॉक्टर अंबेडकर नगर में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही और वही क्रम में सजाइए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किससे गुजरती है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और सऊदी अरेबिया से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा ने अपना कार्य करना दिसंबर 1946 से प्रारंभ किया था। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। बताइए कौन सही सुमेलित है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3, जबकि जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यह गलत है, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी और उस समय इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर जो है इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, न कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का 42वां अधिनियम आपात स्थिति में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अधीन संशोधनों द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की अधिकारिता सीमित की गई थी। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों ऑप्शन सही हैं। संघ तथा राज्य के विनिर्दिष्ट वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रपति को सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन देता है? राष्ट्रपति को जो सिफारिश मिलती है वह वित्त आयोग से मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रेल को 7 क्षेत्रों या जोनों में बांटा गया है। भारतीय रेल के 150वें वर्ष में जन शताब्दी रेलगाड़ी शुरू हुई थी। अनुसंधान, डिजाइन व मानक संगठन जो तकनीकी मामलों में भारतीय रेल के परामर्शदाता के रूप में सेवारत है, इलाहाबाद में स्थित है। इसका बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। केवल 2 सही है, बाकी पहला और दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास की लंबाई उसके भूमध्यवर्ती व्यास की लंबाई से लगभग 40 किलोमीटर अधिक है। भूपटल में सर्वाधिक प्रचुर तत्व ऑक्सीजन है। उत्तर अयनात को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर ऊर्ध्वाधर पड़ती है। उत्तरी अयनात को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं। बताइए कौन सा सुमेलित है या कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 और 3 सही है जबकि 1 गलत है। गलत क्यों है? पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास की लंबाई 12,714 किलोमीटर है, न कि 40 किलोमीटर। बाकी दोनों सही हैं। भारत में जब क्रिप्स शिष्टमंडल आया उस समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो, जिस समय क्रिप्स मिशन भारत आया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन का दर्जा छोड़ा था। भारत की संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनने तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम को संशोधित करके भारत का अंतिम संविधान बनाया गया था। संविधान सभा मात्र संविधान गठन करने के निकाय के रूप में ही कार्यरत रही, न कि भारत की अंतिम संसद के रूप में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दूसरा सही है जबकि पहला और तीसरा गलत है। 14 अगस्त 1947 भारत का केंद्रीय विधानमंडल से विधानसभा और राज्य परिषद से मिलकर के बना और यह विघटित हो गया नियत दिन से। और जब तक दोनों डोमिनियन व संविधान सभाएं न संविधान की रचना न कर ले तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करने का मौका दिया गया था या फिर से अधिकृत किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मानस कहाँ है? मानस है आपका असम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर है गुजरात में। और नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। केवलादेव कहाँ है? राजस्थान में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? अरबी, रूसी, जर्मन या चीनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जर्मन। जबकि अरबी, चीनी और रूसी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, खाद्य एवं कृषि संगठन? पता है इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, खाद्य एवं कृषि संगठन अर्थात FAO जो है यह संयुक्त राष्ट्र का भाग नहीं है, जबकि अन्य तीनों जो है यह संयुक्त राष्ट्र के भाग हैं। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा चिल्का झील ओडिशा में स्थित है और अलपुझा झील जो है यह केरल में स्थित है। उसके बाद जो है अंगुदा किला हैदराबाद में स्थित है और सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड मिंटो की भारत की वायसराय के रूप में अवधि के दौरान बंगाल को 2 प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। जब भारत में साइमन आयोग आया उस समय भारत के वायसराय इरविन थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में या नाम से भी जाना जाता है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 2 और 3 सही है जबकि फर्स्ट गलत है, क्योंकि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था
और उस समय जो है इस समय जो बंगाल का विभाजन हुआ था कर्जन के शासनकाल में हुआ था, न कि मिंटो के। भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं यदि उनको यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद के लिए पुनः भी चुना जा सकता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जीव मिल्खा सिंह एथलेटिक्स, पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स या स्नूकर, झूलन गोस्वामी क्रिकेटर और तानिया सचदेव शतरंज। बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह जो है वह गोल्फ खेल से संबंधित है, जबकि अन्य तीनों सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से हैरी पॉटर नामक पुस्तक श्रृंखला का लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जेके रोलिंग। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। इसका हो जाए विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को, और विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हिंडाल्को स्थापित है कहाँ पे? हिंडाल्को जो है यह रेणुकूट में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है 1958 में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। इसका बटेश्वर मेला जो है, बटेश्वर मेला लगता है आगरा में, देवा मेला लगता है बाराबंकी में, हरिदास जयंती कहाँ पे होती है? यह होती है वृंदावन में, और नौचंदी मेला मेरठ में। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ललितपुर में। चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है किस क्षेत्र का है? ब्रिजभूमि का। ये थे 150 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। ये सारे क्वेश्चन थोड़े फैक्ट टाइप के हैं। इसके बाद जो है और अच्छे प्रश्नों को इसमें शामिल किया जाएगा, और आप मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।